बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जो हम फ़ॉरेन रिलेशंस पे बात करेंगे और उसके साथ साथ हालिया जो ईरान के प्रेसिडेंट का विज़िट हुआ उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि विद इन अ मंथ सऊदी अरब के प्रिंस MBS भी हमारे पाकिस्तान में विज़िट करेंगे। कितने अच्छे तरीके से हम ये फ़ॉरेन ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं और अपने रिलेशन सबके साथ मेंटेन कर रहे हैं, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे सऊदी अरब हो। ईरान और सऊदी अरब का एग्जांपल ये कि प्रेसिडेंट ईरान अभी यहाँ से तशरीफ़ लेकर गए हैं और कुछ दिन में MBS हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ पड़ोस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त का जो स्लोगन है वो ये है कि इस मर्तबा 400 पार, और वहाँ पे एंटी मुस्लिम हिंदुत्वा और एक फेक एंड फैब्रिकेटेड आइडियोलॉजी लेके कश्मीर के ऊपर कब्ज़े के बाद 370 और 35A ख़त्म होने के बाद वहाँ कर्फ्यू के सूरत में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ एक मुस्तनद पैनल है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सी में ख़ास तौर पे क्या रिसोर्सेज हैं, मेरी टाइम इस वक्त क्या काम कर, और एक ब्लू इकानमी का सब्जेक्ट है। हम एक जगह पढ़ने गए, वो हमारे उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने हमें पढ़ाया कि दुनिया में 4 हिस्से हैं, एक हिस्से पे ज़मीन है, 3 हिस्से पे सी है, समंदर है, बट ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज एक हिस्सा जो है वो ज़मीन पर है और 3 हिस्से जो रिसोर्सेज हैं दुनिया में वो समंदर में है। लेकिन ब्यूटी इसमें है कि आप उसको कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या हम उसमें कामयाब गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब जो प्रेसिडेंट हैं नीमा के। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब फ़ॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्लाह साहब हैं जो पाकिस्तान नेवी की एक आइडेंटिटी अपने आप को समझते हैं, और इस मरतबा हमने इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि सर जो है वो ईरान में रहे हैं, ईरान में सर्व किया है। तो जो रिसेंट हमारे रिलेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान डेवलपमेंट हो रही है, इसमें सर से एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो फार्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं और एक्सपर्ट हैं फ़ॉरेन अफेयर्स के मामला के। जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सर। एडमिरल साहब सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आप एक इवेंट भी करवाने जा रहे हैं, ये बताएं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो ख़ास तौर पे ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी टाइम के सिलसिले में हैं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ईरान और पाकिस्तान के बहुत देरीना ताल्लुकात हैं जिसमें मैरी टाइम डोमेन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। हमारा बॉर्डर बहुत मिलता है आपस में, हमारे EEZ आपस में मिलते हैं, तो उस हवाले से ईरान और पाकिस्तान की आपस में बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन है। इसमें फ़िशरीज़ का बहुत ताल्लुक़ है, फ़िशरीज़ में हम एक दूसरे के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्सप्लोरेशंस हैं, हमारी सर्वेज़ हैं, कुछ ईरान की हेल्प से हमने अपने मैरीटाइम सेक्टर के सर्वेज़ भी किए, और इस तरीके से ये तो हमारा ईरान के साथ चल रहा है। अभी जो ऑफ लेट हमारा ट्रेड के हवाले से जो बातचीत हुई है, तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हमारा ट्रेड वॉल्यूम है 1.5 बिलियन है, एंड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 10 बिलियन पे ले जाने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली जो सबसे सस्ता ज़रिया है ट्रेड का वो सी के थ्रू है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलेंगे। तो उसमें बायलैटरल ट्रेड के अंदर हमारी जो मैरीटाइम डोमेन में उसमें बहुत ज़्यादा हमारा काम होगा। सो ये तो एक मैरीटाइम सेक्टर का मैं कह सकता हूँ कि दिस विल बी प्लेइंग अ बिग रोल इन बोथ द कंट्रीज़। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं
कि हालिया ईरान और जो इज़राइल कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो दुनिया का एक चौधरी है वो एक तरफ खड़ा रहा और उसने इज़राइल के स्टैंड लिया और उसने एक हालिया एक बयान भी दिया है कि तेहरान के साथ हम किसी भी सूरत में जो है वो ट्रेड बर्दाश्त नहीं करेंगे इन सारी डेवलपमेंट में। और पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है और पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त किस्म का अपना स्टैंड लिया हुआ है और उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया और ट्रेड बाकी सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट्स हुए। आपने कैसे देखा इसको? पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तो बहुत पुराने भी हैं एंड पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हुई ईरान जो था ये वाज वन पहला कंट्री था मेरा ख्याल में, नॉट रॉन्ग, रिकग्नाइज पाकिस्तान। काफ़ी चलते हैं, चलते चलते थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा, आपको याद होगा कि आरसीडी एक बनी थी 60s में, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। उसमें पाकिस्तान, ईरान और टर्की एक टीम था, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े उसमें वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें रेलवे भी थी, दूसरी बहुत सी सारी एक्सेप्शन थी। चलते चलते कुछ आँख मचोली जब शुरू हुई, दुनिया के जो ताल्लुकात एक दूसरे से हुए, प्रेशर्स बढ़े, हम न्यूक्लियर हो गए, वो न्यूक्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो था, हालांकि ट्रेड हमारा बहुत था, फिर अफगानिस्तान में जो हालात हुए, सोवियत यूनियन टूट गया 79 में, तो दिस रीजन हैड बीन इन टर्मोइल, ये वाला था। राइट। फिर आ गई मिडिल ईस्ट में पूरी आग शुरू हो गई। वन मैन थे, जैसे आदमी कंट्रोल करता है उसको, तो वी हैव वन पुलिसमैन इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, उन्होंने कहीं बैठना नहीं, वियतनाम से शुरू किया, कुछ ना कुछ करते रहना है। मिडल ईस्ट वॉर हुई, फिर कुवैत का वो बहुत सी चीज़ थी जो थी। तो इस एरिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती रहीं और एफर्ट ऐसी थी जो मुझे लगता है, दैट्स माय ओन एनालिसिस, कि बेसिकली वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क जिनके पास एक पूरा बहुत बड़े मुल्क हैं जिसमें सिर्फ तेल निकलता है और दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑयल, एंड नंबर 2 पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। अब ये चीज़ें थी, उनको बांट के रखना था और एक दूसरे से लड़ाना भी था। हम फॉरेन ऑफिस में जो भी कुछ करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में एक एक किस्म की कोशिश होती है किस तरह से की जाए, मगर हमारी इतनी स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। हुआ क्या कि अगर 65 की वॉर ले लें, हमें डर था कि ईरान हमें सपोर्ट नहीं करेगा। शाह ईरान का वक्त था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे चलता गया, चलता आया, जो भी है सारी। भुट्टो साहब यहाँ अयूब खान थे, भुट्टो साहब जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, ही वेंट टू ईरान, वहाँ सारा किया। तो उस पर फिर उन्होंने हमसे ये 2 चीज़ें मांगी, एक संदक का हिस्सा नक्शा करके किया, दूसरा था अपना, अगर मुझे याद आए तो तेल। यस, और बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब जो भी है, ईरान ने कहा कि आप तेल नहीं निकालेंगे फॉर 30 ईयर्स। उन्होंने ले ली हमसे, एक सारी लीज भी करा ली, सब कुछ हो गया, क्योंकि हमने ये इसी वजह से यस किया, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका इंडिया की तरफ झुकाव था। अब ये चीज़ क्या है कि इंडिया शुरू से हमारा दुश्मन रहा है, उनसे सारी पॉलिसी हम जब भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया को ज़रूर बीच में रखते हैं कि व्हाट वुड बी द चैलेंजेस, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो खैर चलते चलते आगे आ जाते हैं। पहली विज़िट 95 में हुई, फिर 30 ईयर्स के बाद। रफसंजानी थे उस वक्त प्रेसिडेंट ईरान के, क्योंकि 30 ईयर्स की लीज़ ख़त्म हो रही थी, तो वो आए इस मकसद से कि इस लीज़ को और 30 साल तक एक्सटेंड किया जाए। ठीक, पर वो भी हो गई। अब वो 30 साल के लिए जो है 2025 तक में पूरी होगी। अब इंटरेस्ट क्यों होता है, ये जो विज़िट है हमारे प्रेसिडेंट की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विज़िट। ये विज़िट जो हुई है, इन 2 चीज़ों के लिए नहीं हुई है। ये चीज़ हुई है क्योंकि जो गज़ा में इसराइल और उसकी जो वॉर चल रही है, उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट क्या है, और डायरेक्टली इसराइल और वो आपस में जो भी हैं चीज़ें अटैक किया एक दूसरे के ऊपर, तो ये एस्केलेट न हो। तो आई थिंक दिस विज़िट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी MOU साइन हुए हैं और जो भी एग्रीमेंट्स हुई हैं, 8 के करीब कहते हैं हुई हैं टोटल उसमें, तो उसमें एनर्जी की भी है, टेररिज्म की भी है, दूसरी भी हर चीज़ उसमें डिस्कस कर दी गई है। एंड ऑल्सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन।
अब वो इमरान उन्होंने ईरान ने ये भी कहा है कि ये नहीं करेंगे तो इतने बिलियन डॉलर आपको पड़ेंगे, या ICJ में जाएंगे नहीं जाएंगे। अमेरिकन की तरफ से हमें हमेशा कॉशन का झंडा दिखाया गया है और वे ठीक ठाक समझते करे उसमें। जिस तरीके से दे आर नॉट हैप्पी वार्न भी किया है ना। नाउ दिस इज, इसमें जो हुआ है आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अंदर एग्रीमेंट्स में क्या क्या हुआ है, मगर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान फ़िलहाल पाकिस्तान के ऊपर इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं रखेगा, बिल्कुल ठीक, पॉलिटिकली। तो आज चलिए आई ट्रेड की बात, 1.5 बिलियन 1 से 1.5 बिलियन का ट्रेड है, हमें जो 10 बिलियन पे मेरा ख्याल है चले जाएगा। अगर कोई ट्रेड की जो टीम उनके साथ यहाँ आई थी, हम बिल्कुल ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। ट्रेड में प्रॉब्लम ये होता है कि यू शुड बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। मैं 4 साल रहा हूँ कंसल्टेंट ऑन अफ्रीका और मिडल ईस्ट पे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो वो चीज़ें हैं जो आज आरिफ हबीब साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि बिजली की कीमतें कम करें, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत ऊपर जा रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें मेरा ख्याल है फ़ायदा होगा। एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके सर उबैदुल्लाह साहब से बात करते हैं कि पोटेंशियल है ईरान और पाकिस्तान के ट्रेड में, और सर वहाँ पे सब भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ क्या हमारे पास ये जो 1.5 जो हम बात कर रहे हैं और हम इसको 10 बिलियन पे लेके जा रहे हैं, क्या आया ये अभी 10 बिलियन है लेकिन लीगलाइज नहीं है जो परसेप्शन लोगों की है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान ईरान रिलेशन और उसके साथ साथ जो हम अपनी डेवलपमेंट ट्रेड में करना चाह रहे हैं, हम अपनी इकानमी को बेहतर करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं इस पे हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, जो SIFC को ख़ुद भी लीड कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस ट्रेड को बेहतर बनाने में। उबैदुल्लाह साहब, आप ईरान में रहे भी और हमने सुना कि आप ईरान में वहाँ पे ईरानी ज़बान में बात भी करते थे। आप इस ईरान के डेलीगेशन को, जिसके हेड जो वहाँ के प्रेसिडेंट कर रहे थे, आप उनको फ़ारसी में क्या मैसेज देंगे और ये कितना अच्छा एक पाकिस्तान और ईरान के लिए ये कितना अच्छा सुकून है? बहुत शुक्रिया। मैं बात करने से पहले 2-4 फ़िक्रे फ़ारसी में अदा कर दूं अगर आप चाहें तो। मा कमोडोर उबैदुल्लाह हस्ताम मा खैली खुशहाल शुदम बदीदन आग़ाए रईसी इब्राहिम रईसी रईस जमहूरिया इस्लामी ईरान दर पाकिस्तान व खैली खुशहाल शुदम बेज़ियारत इशून व हमें चीन माँ दर 1999 वाबस्ता नीरुए दरियाई व हवाई बूद व उंजा दर तहरून माँ खैली खुशहाल शुदम व उम्मीदवारम के इंशाअल्लाह माँ गुफ्ताम के खैली खुशामदीद व इंशाअल्लाह के बाद अज़ीन ज़ियारत रईस इब्राहिम रईसी इन कार खैर अंजाम बिशे। ज़बरदस्त, ये हम समझ भी गए कि आपने उनको अप्रिशिएट किया। ज़बान जो है वो उसका 50% या 45% हिस्सा फ़ारसी में है। तो किसी भी पाकिस्तानी के लिए फ़ारसी सीखना सबसे ज़्यादा आसान है और बहुत मीठी ज़बान है। तो इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। ट्रेड का पोटेंशियल कितना है सर? एक छोटी सी जी हाँ, मैं ट्रेड का पोटेंशियल मेरी अपने राय में ज़रा सा उसका एक अज़ाविया अलहदा है। पहले ये अपने लोगों को बता दूं जो देखने वाले हैं ईरान में और पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो है तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और जो ईरान का रकबा है वो है तकरीबन डबल इससे, यानी 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और ईरान का महल वक़ू और पाकिस्तान का ऐसा है कि ये दुनिया के बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं। ईरान के हुजूम रकबे के एतबार से, ईरान की जोग्राफिक पोजीशन के एतबार से, ईरान की रिसोर्सेज के एतबार से ईरान दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गैस रिज़र्व रखता है, 5th लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व रखता है,
उसके साउथ में जीसीसी कंट्रीज़ हैं जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उसके नॉर्थ में जो है कैस्पियन सी है, वो फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है। तो आप उस मुल्क का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी नेशनल और इंटरनेशनल वेटेज किस कदर बड़ी होगी। अब आ जाइए बात ट्रेड पे और उसका ताल्लुक़ करें पाकिस्तान ईरान रिलेशन से। मेरे ख़्याल में दो बातें बहुत अहम हैं किसी भी मुल्क की आपस में रिलेशंस के लिए। पहले चूँकि मुझसे पहले ज़फ़रुल्लाह साहब और एडमिरल अहमद सईद साहब बता चुके हैं दैट हिस्ट्री में हमारा कैसा ताल्लुक़ उनके साथ रहा है, बहुत उम्दा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, हर तरह के हमारे ताल्लुक़ात हैं। मगर फॉरेन रिलेशन दो चीज़ों पर किसी भी दुनिया की कंट्री पर डिपेंड करते हैं। एक, लोकेशन, क्या हम नेबर्स हैं, यस। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक टर्म, कि हमारी एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस किस कदर है। जिस कदर ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ज्योग्राफिक जो है नेक्स्ट डोर नेबर होने का, इन दोनों का इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करता है जाके फॉरेन रिलेशंस में एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ रशिया को देख लीजिए, रशिया आज भी 10 यूरोपियन मुल्कों को ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है और अभी भी ज़्यादातर मुल्कों को पाइपलाइन से देता है। पिछले 75 साल से वो गैस और ऑयल दे रहा है। सब लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका और रशिया की जंग नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि दोनों न्यूक्लियर हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि यूरोप और बहुत बड़ा खित्ता इंक्लूडिंग चाइना, उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑयल और गैस में इतनी ज़्यादा रही है 1950 से लेके 2022 तक, जो 2022 से अब पिछले 2 साल में कम हो गई है। राइट। तो जहाँ तक के ट्रेड की बात है, अगर हम दो बराबर के मुल्क फुल ट्रेड एक दूसरे से करें, 10 बिलियन इज नो टारगेट। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो टारगेट। उबैदुल्लाह साहब, मैं आपके पास वापस भी आता हूँ। मैं सर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद लोधी साहब के पास जाऊँगा। सर, पाकिस्तान का एज अ स्टेट हमेशा ये एक मौक़िफ़ रहा है कि रीजन तरक्की करते हैं। अगर हम एक एज अ कंट्री हैं तो हम तरक्की करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जब तक हमारे पड़ोसी तरक्की नहीं करेंगे। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान का एक क्लियर मौक़िफ़ होता है, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे हमारा अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो हमारा चाइना हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत की बात करता है। लेकिन अगर हम देखते हैं पड़ोस में, तो वो जो हिंदुस्तान है वहाँ पे एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है, उनका सबके साथ झगड़ा है। वो चाहे अब तो वो बांग्लादेश के साथ भी उनका फड्डा हो गया, उनका चाइना के साथ फड्डा, हमारे साथ, नेपाल के साथ। इस अब हालिया इलेक्शन भी हो रहा है और उन्होंने बड़े अपने नारे लगाए हैं कि मैं हिंदुस्तान। इस पूरे एपिसोड को और आने वाली इलेक्शन जो मोदी की आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पहले मैं एक जनरल बात कर दूं, क्योंकि ईरान की बात भी हो रही है और अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और अभी हिंदुस्तान की बात हो रही है। देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि वो इस बात पर भी मुनहसर होते हैं कि और मुल्कों के क्या इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, खासकर बड़े मुल्कों के। और फिर ये है कि जो आपके अपने हालात हैं वो बड़े मुल्कों के इंटरेस्ट को रेजिस्ट करने में कितने मौसर हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। वाह। तो ये अभी मेरे भाइयों ने बात की है, बड़ी सही बात की है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। लेकिन ये याद रखें कि ईरान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात का इन्हिसार सिर्फ ईरान की ख्वाहिशात और पाकिस्तान की ख्वाहिशात पे नहीं है। इसमें आप और बहुत सारे शामिल कर लें जो बड़े एक्टर्स हैं, और आपने जिक्र भी किया कि कौन हमें मना कर रहा है कौन है। लेकिन हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि जी हमें देखना चाहिए कि चीन का क्या इन्फ्लुएंस है, रूस का क्या इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, ईरान में और बाकी जगहों पर, और इस तरीके से। इसी के भारत की जब आप बात करते हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन हलीफ है उनका
कौन हमें लॉलीपॉप देता है, कौन हमें, मतलब ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है। लेकिन साहब जरा यहाँ मोहतरम एम्बेसडर साहब बैठे हुए, एक्सीलेंसी, वो सारी बातें समझते हैं। हम फौजियों ने भी नहीं सी बातें सीखी हैं इतना, वरना हमें पता नहीं चलता। अब हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। देखिए बात ये है कि ये अलग बात है कि बाद औक़ात जो है ना, जो शागिर्द हैं वो सीखने के बाद आगे निकलने की कोशिश करते हैं, साहब जरा वो सही नहीं है। तो जो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की पूरी तारीख है वो आपके सामने है। पहले तो काफी देर तक वो अपने आप को सेकुलर गर्दानते रहे, जो कि किसी हद तक वो उनको दुनिया ने माना भी। उसके बाद जो ही उनके में थोड़ी सी ताकत पैदा हुई, और फिर ये जो नई आई है पार्टी, आपने देखा कि पिछले कई सालों से इन्होंने ये चेंज कर रहे हैं पूरी उनके टेक्सचर को, फ्रॉम सेकुलर टू हिंदुत्व। और दुनिया खामोश रही काफी देर तक, और अभी भी है किसी हद तक, कि चले एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, तो वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन हमें भी ये देखना है कि भाई अपना जब हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं कि आप तजारत करें हिंदुस्तान के साथ या ना करें, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप प्रायोरिटीज तो सीधी करें। मतलब आप अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान, तीन आपके हमसाया ममालिक हैं। अगर आपने शुरू करना है मामला, तो आप कहां से शुरू करेंगे या कहां से शुरू करना चाहिए? और अगर कोई हमारे साथ प्रॉब्लम है हिंदुस्तान का, तो जो उसमें जो मेन मसला है वो कश्मीर का है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो कश्मीरी एक स्टेक होल्डर हैं, उनको कम से कम ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि भाइयों, वो हम मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान भी तजारत खोलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी खोलते हैं, ताकि हमारी बातचीत करने का कोई मौका तो पैदा हो। तो हर काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रायोरिटी होती है, एक सीक्वेंस होता है। अगर आप ईरान के साथ तो भिड़ रहे हो और अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बनाया और भाग कर जाए इंडिया के पास कि हम आपसे तजारत करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ये इन्वर्टेड लॉजिक है। इसका कोई वो बनता नहीं है, वो कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक, और ये हिंदुस्तान की अकलीतों पर जो जुल्म सितम है, इसकी एक वजह आपकी कमजोरी भी है, ये याद रखें। ये मतलब ये हम पूरा अगर तारीख को देखें ना, जब तक आप में तवानाई थी, इतना जुल्म सितम उनके साथ नहीं हो पाता था। कश्मीरियों के साथ वो ये नहीं कर सकते थे जो वो अब कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, और अपने आप को मजबूत करने वो मुल्क कर सकते हैं जिनकी लीडरशिप ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर कमजोर ना हो और खड़े होने की ताकत रखती हो। राइट। वो खड़े होने की शक्ति पैदा कर दें अपने लीडरों में, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक के फिर जनरल साहब से ये सवाल रखते हैं कि जिस तरह से उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि दो लोग कहते हैं कि भाई जी दो कंट्रीज़ में वार होनी है, लेकिन क्या है कि रशिया एंड अमेरिका दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, जिसकी वजह से नहीं। तो पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर स्टेट है। जब इस वक्त अगर रशिया अपना सब्सिडाइड ऑयल दे रहा है, तो वो सऊदी अरब रशिया से ऑयल लेके फिल्टर करके बेच रहा है, सऊदी अरब ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? और हम भी एक सोवरेन और बड़ा मजबूत हमारा डिफेंस सिस्टम है, और हम एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैं सर आपके पास आऊँगा। एडमिरल साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने इंट्रो में भी कहा कि उबैदुल्लाह साहब ने हमें नेवी वॉर कॉलेज में जब 1 महीने के लिए बुलाया था, तो बड़ा कुछ सिखाया था और पढ़ाया था हमें। तो हम वहाँ से ये सीख के आए कि एक हिस्सा ज़मीन, 3 हिस्सा पानी, लेकिन 3 हिस्सा रिसोर्सेस इधर है, एक हिस्सा। तो हम इसमें किस हद तक कामयाब गए हैं, और हमारी जो मेरी टाइम की ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री है, उनका फोकस भी है इन चीज़ों पे। हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास फ़िश है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू साहब। आपकी इजाज़त से एक प्लीज़ थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में एक बात हुई ईरान के हवाले से, तो वो चूँकि मैरी टाइम से एक इंसिडेंट है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, तो उस पर एक मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूँ सर। कि जब 13 अप्रैल को ईरान ने काउंटर स्ट्राइक किया इजराइल पे, तो साथ ही एक छोटा सा एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक MSC एरिस एक कंटेनर शिप था जो कि
इंडिया बाउंड था वो एक ज़ोडियक ग्रुप है जो कि इजरायली एक वो है बिलियनर उसका था, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया समंदर में से। उसको अब उसकी मैसेजिंग को ज़्यादा रीड नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने रीड किया उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट इनका भी फील्ड किया। था, आपका फील्ड। जी तो आप ये बताएं, लेकिन वजह ये ये- इंसिडेंट से पहले हुआ। ये सेम डे, हाँ, मतलब इट्स द सेम डे, हाँ, एंड दैट वाज अ मैसेजिंग इन अ वे कि ये वो वाटरवे है जिसके ऊपर ईरान अभी बैठा हुआ है, स्टेट ऑफ हुर्मुज, ओके, हाँ, जहाँ से इस वक्त 19 मिलियन बैरल पर डे ऑयल पूरे वर्ल्ड को जा रहा है, जो 1/5 ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा तकरीबन 25% नेचुरल गैस वहाँ से जा रही है, और इसी तरीके से 1/3 ऑफ LNG। तो ये लाइफ लाइन है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक इंजन की। ये ईरान ने एक मैसेज दिया कि ये भी हम कर Exactly. सकते This was हैं। a message on which then if you recollect तो जो बाइडन साहब का बयान आया कि अगर इसको रिटेलिएट करेगा इजराइल तो अमेरिका विल नॉट बी विद देम। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग उस टाइम पे हुई जो कि शायद इतनी डिस्कशन में नहीं आई, लेकिन दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, राइट, जिसको हम कहते हैं चोक पॉइंट्स की डिप्लोमेसी है। तो बड़ी इफ़ेक्टिवली ईरान ने इसको प्ले किया। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा भी आपके सवाल की तरफ आते हैं जो आपने कहा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल और हम मैरीटाइम के थ्रू हम क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इकानमी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही इंट्रो में बात की थी कि पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 3-fold ज़्यादा है जो कि समंदर की तरफ है। अब हमने 2021 की जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई उसमें हमने ये बात तो की कि हमारी अभी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी, जी बिल्कुल। और उसी के अंदर फिर ये बात भी कर दी कि हमने कि हमारी जो मैरीटाइम इकोनॉमी है वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी है। अब इसके अंदर बेसिकली जो ड्रॉबैक है एट द मोमेंट वो है पॉलिसीज़ का, कि हमने चूँकि पॉलिसीज़ उस तरह की नहीं बनाई जिसके अंदर कि हम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकें। जैसे एक छोटी सी बात, 1-2 चीज़ों को मैं जल्द उसमें बात कर लूँगा। जैसे हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 12 या 13 शिप्स हैं जो कि सिर्फ हमारा कार्गो लिफ्ट करते हैं, जो कि 10% ऑफ द टोटल है। अब उनके अगर फ्रेट की हम बात करें, हमारी टोटल जो सी बॉर्न ट्रेड है तकरीबन 80 to 90 बिलियन है, और उसका जो फ्रेट है वो 10 बिलियन हम जो है वो टोटल उसका तकरीबन 5% बनना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब उसकी वजह ये है कि हमारे पास चूँकि अपने शिप्स नहीं हैं जो इस सारा फ्रेट उठा सकें, तो अब हम ज़्यादा फ्रेट दे के वो अपनी ट्रेड को ले रहे हैं। इसके साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अराउंड 80 शिप्स पे चला गया। सर, हम इस पे कोई काम कर रहे हैं? जी, इस पे अभी पॉलिसी चेंज हुई है। पहले इसमें जो है थोड़ी सी इन्वेस्टर, एक तो ये है कि हमारे पास सबसे बड़ी कदम तो ये थी कि इसमें हम सेकेंड हैंड शिप्स नहीं बाय कर सकते, तो अभी ये ऑफ लेट इस पॉलिसी में चेंज हुआ है। अभी और चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट है, इसमें बात हो रही है। फिशरीज़ की तरफ जब हम आते हैं तो मैं एक छोटी मिसाल दूँ वियतनाम के हवाले से। वियतनाम हमसे जो 1/3 लेस है कंट्री, उसने 85 में अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया, हमने नहीं किया, और उस वक्त हम 230 मिलियन के ऊपर दोनों थे। आज उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं फिशरीज़ की 10 बिलियन है और हम 490 पे हैं, 490 मिलियन पे। तो ये एक बड़ा ग्रॉस डिफरेंस है हमारी पॉलिसीज़ के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी को आपने इसको तफसील से बताया, लेकिन हमारे पास टाइम शार्ट होने की जगह पे हम एम्बेसडर साहब, अभी जो हालिया रिलेशन है ऑल ओवर द कंट्रीज़, आप पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से कितने सेटिस्फाई हैं? दे आर डूइंग गुड? फॉरेन ऑफिस सिर्फ एक नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकिंग में एक प्रोसेस है और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। वी बेसिकली देन इट कम्स टू द फॉरेन ऑफिस, और वहाँ बैठ के हम इसको सालन पकाते हैं कि भी ये फाइनल ड्राफ्ट है विजिट का, ये प्रायोरिटीज़ हैं और ये चैलेंजेस हैं और क्या क्या हैं। तो इसमें काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है।
शुरू से पहले। हमें तो देखने में आता है इसाक डार साहब इज अ सूटेबल सारी चीज़, कोई भी हो, पर्सनल उसमें बहुत निकल जाता है थोड़ा सा, मगर उसमें इंस्टीट्यूशंस की सारी इनपुट, और ख़ास करके आर्म फोर्सेस हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन। मैं रहा हूँ, इतने मुल्क में रहा हूँ, ऐसे नहीं, हमारे 2 सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, लोधी साहब इतने सीनियर हैं। सच पूछें कि पाकिस्तान की अगर शनाख्त और शनाख्त जो की है हमारे आर्म फोर्सेस की वजह से है, जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी माशाल्लाह हमारे 22 मुल्कों में। साहब हम आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं सर, एम्बेसडर साहब आपको हम बात करते हैं नहीं, ये सर सच्ची बात है मैं जो कर रहा हूँ, और मैं इतने इंस्टेंसेस से, आपके पास टाइम नहीं है नहीं तो मैं बता दूँ, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए इतना है, और ख़ास फिर हम न्यूक्लियर भी हैं। एक दफ़ा मैं चैट गया, प्रेसिडेंट डेवी था वहाँ, तो मेरा फर्स्ट वहाँ कॉल था उनके पास, 15 मिनट का प्रोटोकॉल का होता है भी, हाँ हूँ करके चले जाते। उसने मुझे 5 घंटे बिठाया, मुझसे इस ख़ास तौर ये कहा कि हमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हर सोच वाला बंदा, हर इंजीनियर, हर डॉक्टर, हर टीचर, हर फिर आया फ़ौज पे, कहता है ऐसी फौज कहीं भी क्या नहीं। बात। तो कहने का मकसद है उबैदुल्लाह साहब, जिस तरह से सर ने बताया कि हम हर फील्ड में बेहतर हैं, आप शिप पे बात करना चाह रहे हैं, और हम शिपयार्ड भी गए थे, आपने वहाँ पे हमें पढ़ाया भी था, लेकिन हमारा कितना बड़ा पोटेंशियल है, 65% यूथ है, टैलेंटेड यंग नौजवान है, और हर डिपार्टमेंट हमारा बेस्ट है, तो फिर हम क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? ये मैं 16 आने एडमिरल अहमद सईद साहब से एग्री करता हूँ, और उस सब्जेक्ट पे नहीं आता हूँ चूँकि वो बहुत अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं इस पूरे खित्ते में 3 चीज़ें हो रही हैं। ठीक, जंग का खतरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का खतरा, और इकोनॉमिक डिजास्टर होने का खतरा जंग की वजह से। ठीक, तो मैंने एक सोल्यूशन पेश किया उसका, ग्रेट, और वो सोल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ईरान के लिए नहीं है, चाइना के लिए नहीं है, या जीसीसी के लिए नहीं है, या ये एक विन विन सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए है, प्रोवाइडेड कि हम सब ये चाहते हैं कि ये खित्ता, ये सब कॉन्टिनेंट, क्या पूरा इलाका जो एशिया का है वो सुकून में रहे, जंग ना हो, सब लोगों के अवाम बेहतर ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए क्या करें? बेहतरीन, मैं कहता हूँ वो अपनी जगह है कि जी हम समंदर से करें। इस वक्त अगर ये जीसीसी 6 कंट्रीज़, इराक और ईरान, अपनी अपनी पाइपलाइन निकालें और लाके ख़त्म कर दें गवादर पे, तो जो हर वक्त सर के ऊपर तलवार मुंडला रही होती है पूरी दुनिया की कि जंग होगी तो यहाँ होगी, इसराइल हो, अमेरिका हो, जीसीसी हो, कोई ईरान हो, ये ख़तरा कैसे ख़त्म होगा? ये पाइपलाइन एक नल का गैस का लगा होगा और एक नल का लगा होगा ऑयल का। ये पाइपलाइन ना सिर्फ पाकिस्तान आएगी और बिगेस्ट बेनिफिशियरी पाकिस्तान रहेगा, ये पाइपलाइन चाइना जाएगी, जापान जाएगी, इंडिया जाएगी। जब लोगों के पैसे लगे हुए होंगे इसमें, तो यहाँ पर कोई जंग नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। आखिर में हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया है जनरल साहब, सवाल ये था कि जब उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि भाई 2 स्टेट में इसलिए जंग नहीं हो रही है क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियर हैं, तो पाकिस्तान भी एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान एक पावर, जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने कहा कि मैं जहाँ जहाँ एम्बेसडर होता था वहाँ प्रेसिडेंट बुला के और हमारे फौज के बारे में, हमारे अफवाज पाकिस्तान की अप्रिसिएशन कर रहे होते थे, तो फिर हम क्यों वीक पड़ते हैं? मतलब जो अगर हमें आंखें दिखा रहा होता है तो हम उसके लिए अपना ट्रेड क्यों नहीं करते? जबकि मैंने एग्जांपल दिया कि सऊदी अरब रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो व्हाई वी आर नॉट ट्रेडिंग बिटवीन रशिया एंड ईरान? जी वो तो मैंने पहले ये जिक्र कर दिया, और मेरे ख्याल सारे भाई इस पे एग्री करेंगे कि इसमें चूंकि और इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जहनों और दिलों में खौफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अपना जो इंटरेस्ट है उसको लुक आफ्टर कर नहीं पा रहे। ये जो आपने बात की है बड़ी अहम है कि 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं वो खुलेआम जंग नहीं करती, जैसे कि आपने मिसाल दी अमेरिका की और रूस की, लेकिन वो जंग तो कर रहे हैं आपस में, जंग की नौयत मुख्तलिफ है। तो वो फिर जब जैसे हिंदुस्तान और हम हैं, हमारी ये नहीं है कि जंग हो नहीं रही, जंग की नौयत मुख्तलिफ है। आपने हाल ही में सुना होगा उनके डिफेंस मिनिस्टर को कि हमने अंदर घुस के इतने लोग मार दिए, हालांकि वो हो सकता है एग्जैजरेशन ही होगी, इतने लोग वो नहीं मार सकते। एक जमाना था
कि हम इस काम में ज़्यादा अच्छे थे। जब वो एक कोई हमारा बंदा अंदर आके शहीद करते थे तो हम में ये अहलियत थी कि हम उनके 2 अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर फारिग कर देते थे। ग्रेट। उस वक्त एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। तो ये हमारी लीडरशिप को समझना चाहिए कि जब न्यूक्लियर पावर हो, पैरिटी हो न्यूक्लियर की, तो फिर जंग जो है निचली सतह पे चली जाती है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है। और ये जो आपने खत्म कर दिए ये कह करके दुनिया हमें नहीं करने, ठीक है आपने सरेआम तो नहीं काम करने होते ना। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो प्रॉक्सीज हैं, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तुर्की इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है, ईरान बड़े इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। हम भीगी बिल्ली बैठ बन के सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। इस जंग में सिर्फ डिफेंस जो है वो काम नहीं करता, यू हैव टू गो ऑफेंसिव। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। और ये मेरी बात याद रखें, आप जो मर्जी कर लें, आप ये जो लड़ रहे हैं जिन लोगों के साथ, वो अब बेरी के दरख्त से बेर झाड़ रहे हैं, दरख्त की जड़ वहीं पे मौजूद है। जब तक आप जड़ को जाके अटैक नहीं करेंगे वो दरख्त बेर इधर फेंकता रहेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप किस किस्म की जंग लड़ना। ग्रेट एनालिसिस, बहुत बहुत जनरल नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। वाइस एडमिरल साहब, हमने आपको स्पेशली बुलाया, आज तकलीफ दी कि आप कराची आए तो आप हमारे स्टूडियो में आए। मिस्टर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर उबैदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ जिस तरह से जनरल साहब ने भी बताया, बाकी जो हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने फरमाया कि भाई हमें अपने आप को पहले जो है ना इंटरनली मजबूत करना होगा। ये जो हमारे आपस के कन्फ्लिक्ट हैं ये ख़त्म करने होंगे। हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी उसी सूरत में आएगी कि हमारी सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आए, हम आपस में बैठें। ये हमारा यूथ है, ये हमारे नौजवान 65% जो दुनिया में जाके अपने आप को नंबर 1 कहला लेते हैं, वो जाके अपने आप को प्रूव करते हैं। हमारे पास क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यही नौजवान आपका IT सेक्टर में आके आपको $20 बिलियन तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, जो अभी IT में हम $2 बिलियन भी नहीं करें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके लिए एवेन्यूज़ पैदा करें, हम इनको ओन करें, रियासत इनको अपना बच्चों की तरह ओन करें। और ये जो आपस में हमारे मसाइल इंटरनली हैं इनको ख़त्म करना होगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।